सोचकर देखिए कि पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे ग्रह को बचाने के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार की है। ये एक लंबा सफर रहा है, वैश्विक पर्यावरण समझौतों का, जो एक उम्मीद के साथ शुरू हुआ था और आज एक बहुत बड़े संकट के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुंचे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के ये शब्द हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये हमारे दौर के सबसे बड़े संकटों की एक पूरी श्रृंखला है जिसका सामना हमें करना ही होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। ये वो दौर था जब दुनिया ने पहली बार एक साथ आकर हमारे प्लैनेट की सेहत पर बात करने का फैसला किया। कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल जागरूकता का समय था। ये है हमारे सफर का रोड मैप, वो बड़े मील के पत्थर जिन्हें हम देखेंगे। 1972 के स्टॉकहोम से लेकर 1992 के रियो अर्थ समिट और फिर हाल ही में हुए 2023 के COP28 तक। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं 1972 में और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा सोचिए 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया के देश पहली बार हमारे ग्रह के लिए एक टू डू लिस्ट बनाने के लिए साथ आए। ये वो पल था जब ये बात मानी गई कि पर्यावरण की देखभाल करना किसी एक देश का नहीं बल्कि हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। इसी पल से पर्यावरण एक ग्लोबल टीम गेम बन गया। स्टॉकहोम की विरासत वाकई बहुत बड़ी थी। इसी सम्मेलन से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का जन्म हुआ। इसने पर्यावरण के मुद्दों को मानवाधिकारों और विकास से जोड़ा और कह सकते हैं कि भविष्य में होने वाली सभी पर्यावरण संधियों की नींव यहीं रखी गई थी। चलिए अब 20 साल आगे चलते हैं। 1992 तक दुनिया काफी बदल चुकी थी और हमारी प्लैनेटरी टू डू लिस्ट को भी एक बड़े अपडेट की जरूरत थी। और ये अपडेट हमें रियो अर्थ समिट तक ले आया। रियो ने एक बहुत ही दमदार आइडिया को दुनिया भर में पॉपुलर किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को इस तरह पूरा करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये कुछ ऐसा है जैसे भविष्य से उधार लिए बिना जीना। रियो ने ही असल में हमारी आज की क्लाइमेट एक्शन की नींव रखी। यहीं पर UNFCCC की स्थापना हुई, जो आज हम जितने भी COP सम्मेलनों के बारे में सुनते हैं उन सब की पेरेंट बॉडी है। साथ ही बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने के लिए एक कन्वेंशन शुरू हुआ और एजेंडा 21 पेश किया गया, जो सतत विकास के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान था। लेकिन 90 के दशक में किए गए उन बड़े बड़े वादों और आज की कड़वी हकीकत के बीच आखिर हुआ क्या? यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है, क्योंकि उन वादों के बावजूद आज हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जो खुद एक संकट में है। ये एक तरह से पिछले 50 सालों का रिपोर्ट कार्ड है। एक तरफ देखें तो हाँ, हमने पर्यावरण को एक मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाया, 500 से ज़्यादा संधियां की, लेकिन दूसरी तरफ का सच ये है कि हम पृथ्वी की सहने की क्षमता को पार कर चुके हैं। वैश्विक सहयोग कमज़ोर हुआ है और सतत विकास के जो लक्ष्य थे वो पटरी से उतरते दिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दशकों के समझौतों और इतनी बैठकों के बाद भी आज हम एक ऐसे संकट का सामना क्यों कर रहे हैं जिसके 3 अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए चेहरे हैं। तो ये 3 गुना संकट आखिर है क्या? देखिए, पहला है क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया भर में भयानक मौसम जैसे बाढ़, सूखा, इन सब को बढ़ा रहा है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, यानी हमारी प्रकृति का इतनी तेजी से खत्म होना जितना पहले कभी नहीं हुआ। और तीसरा है प्रदूषण, जो हमारी हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना रहा है। ये तीनों संकट अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब मानवता के सामने एक सीधा सा विकल्प है। या तो हम प्रकृति को बदलने का ये सिलसिला जारी रखें और अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालते रहें, या फिर हम एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को ही बदल डालें। चॉइस बिल्कुल साफ है। और इस पूरे संकट के केंद्र में है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। तो चलिए अब जरा हाल की सबसे बड़ी घटना COP28 पर फोकस करते हैं, जहां इस मुद्दे को लेकर एक ऐतिहासिक मोड़ आया। दुबई में हुए COP28 में दुनिया ने अपना पहला ग्लोबल स्टॉकटेक किया। ये एक तरह का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड था, ये जांचने के लिए कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने में हम सब ने मिलकर कितनी प्रगति की है। और यहीं पर इतिहास बना। करीब 30 सालों के बातचीत के बाद
पहली बार दुनिया के देशों ने ये माना कि हमें एनर्जी सिस्टम्स से फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे खत्म करना होगा। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने फॉसिल फ्यूल युग के अंत की शुरुआत का संकेत दे दिया। इस नई कमिटमेंट के साथ हमारी ग्लोबल टू डू लिस्ट में कुछ बहुत बड़े लक्ष्य जुड़ गए हैं, जैसे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करना, एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना करना और ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण में तेजी से कमी लाना। COP28 में एक और बड़ी चीज हुई, लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत, जिसमें करीब $700 मिलियन जमा करने का वादा किया गया। ये फंड उन गरीब और कमजोर देशों की मदद के लिए है जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज के भयानक असर जैसे बाढ़ और तूफान से जूझ रहे हैं। लेकिन इस नंबर को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत तो है, पर जरूरत के हिसाब से देखें तो ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। एक अनुमान है कि 2030 तक इन देशों को हर साल लगभग $600 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है। तो प्रगति तो हुई है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, आगे आने वाला निर्णायक दशक। अब सिर्फ योजनाएं बनाने का वक्त नहीं रहा, अब एक्शन का वक्त है, वो भी तुरंत। ये जो 2020 का दशक है, ये हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला करेगा। हमारी ग्लोबल टू डू लिस्ट अब भविष्य की प्लानिंग के बारे में नहीं है, ये अब एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बन चुकी है। अब हमें तेजी से योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? मोटे तौर पर 4 बड़े कदम हैं। पहला, हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होगा। दूसरा, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और प्रदूषण, इन तीनों संकटों से एक साथ निपटना होगा। तीसरा, ये पक्का करना होगा कि ये बदलाव न्यायपूर्ण हो और इसमें कोई भी पीछे न छूटे। और चौथा, हमें वैश्विक सहयोग को फिर से मजबूत करना होगा। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 50 सालों की इतनी सारी बैठकों और समझौतों के बाद क्या दुनिया आखिरकार अपने वादों को एक्शन में बदलने के लिए तैयार है? हमारे ग्रह की टू डू लिस्ट तो बन चुकी है, अब बस इसे पूरा करने का समय है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए।